गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हमारा चैप्टर है यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट आर देयर सोर्स एंड प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स which have time varying electric and magnetic field। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड विच आर चेंजिंग विद टाइम and which are perpendicular to each other, also perpendicular to the direction of propagation। Electromagnetic waves are time varying means changing, टाइम के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स रहती हैं, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, साथ में परपेंडिकुलर होती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इस तरफ को वेव इस तरफ को चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन उसके साथ भी दोनों का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा सोर्सेज क्या रहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो सोर्सेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सोर्सेज होते हैं फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल। फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स आर द सोर्सेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, etc. These are the sources of electromagnetic wave. Light from the sun, all these are the sources of the electromagnetic waves. Next आता है, what are the properties of electromagnetic waves। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर तो ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और साथ में ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, मींस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। मटेरियल फॉर देयर प्रोपेगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चलने के लिए, किसी मीडियम के अंदर घूमने के लिए उनको किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ये आगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। जैसे हमारी साउंड वेव्स हैं, उनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम एयर की जरूरत पड़ेगी या किसी हार्ड चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट है, लाइट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जैसे हम वेव्स जो होती थी, वेव्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते थे, ठीक है, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, वो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी फॉलो करती हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी जो रहती है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो चलती हैं, ट्रेवल करती हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पैरेललो पाइप ले लेंगे। पैरेललो पाइप आप देख सकते हो, एक पाइप है, स्क्वायर पाइप ले लो आप, रेक्टेंगुलर पाइप ले लो, ठीक है। एक पैरेललो पाइप ले लेंगे और हम ये मान लेंगे कि पैरेललो पाइप का एक कोना जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है, और पैरेललो पाइप की एक साइड जो है उसकी एक्सिस जो हो उसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, दूसरी एक्सिस हमने ले ली वाई एक्सिस। ये एक्सिस मेरे पास आ गई वाई एक्सिस, ओके, और उसकी एक एक्सिस को हम ले लेंगे जेड एक्सिस ले लेंगे। अब हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। मैं जो बोल रहा हूं उसको आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहां से आप देख सकते हो Ex, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। और साथ में ये मानेंगे कि पैरेललो पाइप जो है इट इज नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज, कि पैरेललो पाइप के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, मींस चार्ज इनसाइड द पैरेललो पाइप इज 0, ठीक है। तो बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या माना कि सिंस देयर इज नो चार्ज इनसाइड पैरेललो पाइप्ड, इट मीन्स Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस Q इज इक्वल टू 0 को मैं यहां रखूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स अगर मैं Q इज इक्वल टू 0 यहां पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds 0। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी पैरेललो पाइप है उसके सारे सरफेसेस, अब पैरेललो पाइप जो है इसके पास 6 सरफेसेस है। यहां पे देखेंगे आप तो इसका फर्स्ट सरफेस जो है वो ये है, ये वाला सरफेस फर्स्ट सरफेस आ गया, ठीक है। पीछे वाला सरफेस दूसरा सरफेस आ गया, फ्रंट वाला सरफेस तीसरा सरफेस आ गया, ये सरफेस फोर्थ आ गया, ऊपर वाला सरफेस फिफ्थ आ गया और नीचे वाला सरफेस सिक्स्थ सरफेस आ गया। तो अब इन सभी सरफेसेस के साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे जैसे एक सरफेस ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा पीछे वाला है, चौथा आगे वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो सभी सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे, E डॉट ds एक सरफेस आ गया EFGO, दूसरा प्लस E डॉट ds ABCD प्लस E डॉट ds थर्ड सरफेस आ जाएगा CBEF प्लस E डॉट ds
फोर्थ सरफेस DAOG प्लस E डॉट DS FCDG एंड प्लस E डॉट DS ABEO इज इक्वल टू 0। ये पूरे पैरेललो पाइप्ड के साथ इलेक्ट्रिक लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो ये लास्ट इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सरफेस EFGO और ABCD की। सरफेस EFGO एंड ABCD। EFGO और दूसरा है ABCD, ये वाला सरफेस। ये पीछे वाले सरफेसेस की बात करता हूं मैं, ठीक है। अब इन सरफेसेस के लिए क्या होगा, इनके साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रीजन क्या होगा उसके लिए, रीजन क्या रहेगा, अब ध्यान से नोट करिएगा, मेरे पास ये आ गया टोटल पैरेललो पाइप्ड के साथ लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने सभी सरफेसेस के लिए लिख लिया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ABCD की, बात छोड़ दो आप। ठीक है, मैं बात करूंगा जो सरफेस जेड एक्सिस की तरफ को है, जो सरफेस वाई एक्सिस की तरफ को है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम शुरू में मान के चले हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो मेरा जो भी सरफेस वाई एक्सिस के अलोंग होगा, जो भी सरफेस जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। अब जेड एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए इनके साथ लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस होंगे वो फ्लक्सेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जो भी सरफेसेस जो हैं वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ को जो सरफेस होगा, नीचे की तरफ को जो सरफेस होगा, जो फ्रंट का सरफेस होगा और जो बैक का सरफेस होगा, इनके लिए लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस हैं वो 0 हो जाएंगे। और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस जो है मेरे पास ये दोनों हैं, ये चारों हैं, ठीक है। ये ऊपर के लिए हैं और ये फ्रंट और बैक साइड के इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मतलब इसकी जगह भी मैं, इन दोनों की जगह भी मैं 0 लिख दूंगा, इन दोनों की जगह भी मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये 0 हो गए, तो मेरे पास बचे सिर्फ ये दो, जो इस साइड का है और जो इस साइड का है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस हैं वो मेरे पास बचे। तो वो मेरे पास क्या आ गए, वो मेरे पास आ गए EFGO और ABCD। सिर्फ ये बचे। अब मैं क्या मान लेता हूं कि इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका कंपोनेंट है EX डैश, और इस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट है EX। मेरे पास दो ही सरफेसेस है ना, एक ABCD बचा हुआ है और दूसरा बचा है EFGO। तो EFGO के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लेता हूं EX डैश, और ABCD के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लेता हूं EX। तो मैंने ये चीज मान ली यहां पे
कि ई एक्स इज द वैल्यू एट ए बी सी डी, ठीक है, और ई एक्स डैश इज द वैल्यू एट ई एफ जी ओ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अब मेरा ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इधर को होगा, और ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इधर को होगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर को है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, ओके। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर को है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर को है, तो यहां पे एंगल आ जाएगा इन दोनों के बीच में 0 डिग्री। तो जब मैं ये दोनों डॉट प्रोडक्ट जो है इनको इवेलुएट करूंगा इन दोनों को, तो ई एक्स डैश जो ई एफ जी ओ के लिए ई एक्स डैश इनका डॉट प्रोडक्ट और साथ में डी एस का डॉट प्रोडक्ट, तो ई एक्स डैश इंटू डी एस कॉस 180 डिग्री आ गया, और दूसरी तरफ एंगल क्या था, ए बी सी डी वाले सरफेस की तरफ क्या था, ई एक्स डी एस कॉस 0, और ये साथ में क्या है, ये इक्वल टू 0 है, तो ये 0 आ गया। अब cos 180 क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो cos 180 की जगह -1 आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे ये माइनस साइन आ गया, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो प्लस ई एक्स डी एस इज इक्वल टू 0। अब ds की इंटीग्रेशन होती है s, तो जहां पे इंटीग्रल ds था वहां पे मैंने लिख दिया s, यहां पे इंटीग्रल ds था मैंने यहां लिख दिया s, इन दोनों से s ले लिया कॉमन, s बाहर आ गया, ठीक है। अब एरिया है, एरिया कैन नेवर बी 0, बट एरिया कभी 0 नहीं हो सकता है, तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, उनमें से एक 0 नहीं है, तो दूसरी चीज क्या होगी, एम्प्लाइज ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इज इक्वल टू 0। अब जो ये बता रहा है कि ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, ई एक्स डैश को इधर ले जाओ, तो ई एक्स क्या आ गया, ई एक्स डैश के। तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किन्हीं दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सेम नहीं हो सकती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो है सरफेस ए बी सी डी के ऊपर और दूसरी है सरफेस ई एफ जी ओ के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक है सरफेस ए बी सी डी के ऊपर, ई एक्स जो है ए बी सी डी के ऊपर है, और ई एक्स डैश जो है वो ई एफ जी ओ के ऊपर है। दो अलग डिफरेंट पॉइंट्स हैं और दो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। इट मींस ई एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू ई एक्स डैश, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी never along x एक्सिस। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने माना था कि x एक्सिस के अलोंग है, पर हमने ये प्रूव किया, मैथमेटिकली ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x एक्सिस के अलोंग नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग नहीं होगी तो क्या होगा, x जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज आइदर अलोंग y एक्सिस और along z एक्सिस। तो वही हमारा जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो भी यही कहती है कि अगर x एक्सिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज along x एक्सिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के along होगी और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस के along होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के along होगी तो मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के along होगी, क्योंकि दोनों टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली कि मैग्नेटिक फील्ड भी जो है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट B vector is
along z axis। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो y एक्सिस के अलोंग आएगा तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इट विल बी अलोंग z एक्सिस। तो इस एक्सप्रेशन में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक पैरेललो पाइप लिया, उसके 6 सरफेसेस ले लिए, उनको हमने नेमिंग कर दी, और जो पैरेललो पाइप की लॉन्गेस्ट एक्सिस है और उसका एक कॉर्नर जो है उसको मैंने ओरिजिन ले लिया, और उसकी एक लॉन्गेस्ट एक्सिस जो है उसको मैंने ले लिया एक्स एक्सिस। तो ऊपर वाली एक्सिस को y ले लिया और फ्रंट वाली एक्सिस को मैंने z एक्सिस मान लिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि हमने ये मान के चले कि उसके अंदर कोई भी वो नहीं है, क्या बोलते, कोई चार्ज नहीं है। वेव्स आर मटेरियल वेव्स, +1 में हमने किया है साउंड वेव्स आर मटेरियल वेव्स एंड दे रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो मटेरियल मीडियम कॉमनली जो हम देखते हैं तो दैट मटेरियल मीडियम इज योर एयर। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जो मटेरियल मीडियम इस केस में क्या रहेगा, एयर रहेगी। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, एक गैसियस एनवेल्प है अराउंड द अर्थ। ठीक है, इसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। तो 78 प्लस 21 कितना हो गया, 99, और 1% जो है वो अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं, 1%। तो आपने याद रखना है गैसियस एनवेल्प होता है अराउंड द अर्थ, जिसमें 78% कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, 21% कौन सी गैस होती है, इट इज ऑक्सीजन, और बाकी की गैसेस जो हैं वो सिर्फ 1% होती है। अगर हम धरती से ऊपर की तरफ को चलते जाएं, हम अर्थ से ऊपर की तरफ को चलते जाएं, तो डेंसिटी जो होती है गैसेस की, ये डेंसिटी जो होती है एटमॉस्फेयर की, वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर की कोई एक पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है। देयर इज नो पर्टिकुलर बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अब हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नीचे है। ठीक है, और ये लगभग 12 किलोमीटर तक होती है, 10 से 12 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस से 10 से 12 किलोमीटर तक होती है, और इस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसमें क्लाउड्स भी रहते हैं, माउंट एवरेस्ट भी इसी लेयर के अंदर आ जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी लेयर जो है, अच्छा इस रीजन के अंदर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है 290 केल्विन से 220 केल्विन। टेम्परेचर डिक्रीज होता है 290 केल्विन से 220 केल्विन इस लेयर के अंदर, जिस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। हमारी दूसरी लेयर आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये वाली लेयर जो मैंने ब्लू से यहां पे मार्क की हुई है, दिस इज स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें टेम्परेचर डिक्रीज, पहली वाली में टेम्परेचर डिक्रीज होता था, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है 220 केल्विन से 280 केल्विन। और ये लेयर जो होती है ये 12 से 50 किलोमीटर, 12 से 50 किलोमीटर अबव द सरफेस, अर्थ के सरफेस से 12 किलोमीटर ऊपर स्टार्ट होती है और अप टू 50 किलोमीटर तक ये जाती है। और इसमें टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज नहीं होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है 220 केल्विन टू
280 केल्विन, मैंने ये मार्क किया हुआ है। और इसका जो थिकनेस रहती है इस लेयर की, दैट इज 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। ठीक है, थर्ड लेयर हमारे पास आ जाती है मीजोस्फेयर। थर्ड लेयर हमारे पास आ जाती है मीजोस्फेयर। और मीजोस्फेयर जो है, ये वाली लेयर जो है, ये इसकी थिकनेस रहेगी 50 टू 80, मतलब थिकनेस इसकी 30 किलोमीटर होगी, पर अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर से स्टार्ट होती है और 80 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होता है। फर्स्ट में टेम्परेचर जो हमारा ट्रोपोस्फेयर था, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर जाके थर्ड वन जो है, इसमें टेम्परेचर 280 केल्विन से 180 केल्विन तक डिक्रीज होता है। एंड लास्ट लेयर, दैट लेयर इज नोन एज आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर जो है, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है। ये अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर ऊपर से स्टार्ट होती है और 400 किलोमीटर तक जाती है। और इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 180 केल्विन से इंक्रीज होके चला जाता है 700 केल्विन तक। और इस जो हमारा आइनोस्फेयर रहता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए हम इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। आइनोस्फेयर का दूसरा नाम थर्मोस्फेयर भी है। ठीक है, और ये जो आइनोस्फेयर रहता है, आइनोस्फेयर इसलिए बोलते हैं कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो है, ये बहुत ज्यादा होती है। इन आइनोस्फेयर द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इज वेरी हाई। तो ये है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, जिसमें 78% नाइट्रोजन रहती है, 21% ऑक्सीजन रहती है और 1% बाकी की गैसेस रहती हैं, और जिसकी 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर इज मीजोस्फेयर एंड फोर्थ लेयर इज आइनोस्फेयर। तो इसमें आपने रेंज याद रखनी है, थिकनेस की क्या रेंज है, प्लस टेम्परेचर की क्या रेंज रहती है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आ सकता है आपको। अब उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज केनले हेविसाइड लेयर। केनले हेविसाइड लेयर। तो केनले हेविसाइड लेयर जो रहती है, ये आइनोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। केनले हेविसाइड लेयर इज प्रेजेंट इन आइनोस्फेयर, और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होती है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई। ठीक है, दूसरी लेयर होती है एपल्टन लेयर। दूसरी लेयर होती है एपल्टन लेयर। तो एपल्टन लेयर भी आइनोस्फेयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछते हैं, व्हाट इज केनले हेविसाइड लेयर एंड व्हाट इज एपल्टन लेयर। तो एपल्टन लेयर एंड केनले हेविसाइड लेयर जो है, दोनों आइनोस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। केनले हेविसाइड लेयर जो होती है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि एपल्टन लेयर जो होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। और याद रखिए, एपल्टन लेयर जो है वो केनले हेविसाइड लेयर से जस्ट अबव होती है। एपल्टन लेयर इज जस्ट अबव द केनले हेविसाइड लेयर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर आप देखें तो जितना भी डे टाइम में जो भी सन से लाइट आ रही है, उससे क्या होता है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो गर्म हो जाता है ड्यू टू इंफ्रारेड। जो भी सन से रेज आ रही है, उससे सरफेस जो अर्थ जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, अब जब इवनिंग टाइम आएगा तो जो भी सरफेसेस गर्म है वो क्या करेंगे, हीट को
दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, वो हीट छोड़ेंगे। जब वो कूल होंगे मतलब हीट उनसे निकल रही है। अब वो हीट क्या है, वो जो नीचे के क्लाउड्स रहते हैं या एटमॉस्फेयर रहता है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है, वो क्या करती है, उस हीट को ऊपर नहीं जाने देती है, वापिस भेज देती है, जिससे क्या होता है कि सरफेस ऑफ अर्थ फिर से क्या होता है, हीट अप हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है कि ओजोन लेयर प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट का काम करती है फॉर द लाइफ ऑफ अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार 1.5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता रहा है। स्मॉल ओजोन लेयर एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रूशियल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा गया है। तीसरा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओजोन लेयर फॉर द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो ओजोन लेयर जो है ये अब्सॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम सन। ओजोन लेयर इज absorbing the harmful ultraviolet rays coming out from the sun। और ये जो ह्यूमन बॉडी सेल्स रहते हैं, यूवी रेज जो रहते हैं, दीज आर वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी सेल्स। तो इसलिए ये लेयर जो है हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेज, इसलिए इट इज वर्किंग एज, एक्टिंग एज द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। अगला क्वेश्चन आपने +1 में भी किया, व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर। तो मून के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो मून है, मून के ऊपर जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मून के ऊपर जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रह जाती है, डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, जिसके कारण क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी ऑन मून वेरी स्मॉल। एस्केप वेलोसिटी भी हमने +1 में निकाली थी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑन मून इज वेरी स्मॉल, उसके कारण क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी कम होने के कारण क्या होता है, जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं गैसेस के, वो उस कम एस्केप वेलोसिटी को बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर ऑफ मून से बाहर निकल जाते हैं। तो ये आंसर आ गया कि व्हाई मून हैज नो एटमॉस्फेयर। अगला है, explain the propagation of electromagnetic waves in the atmosphere of earth। propagation of electromagnetic waves in the atmosphere of earth, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में किस तरह से प्रोपेगेट करती हैं। तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है फ्यू हर्ट्ज से लेके फ्यू हंड्रेड हर्ट्ज तक हो, फ्यू हर्ट्ज से फ्यू हंड्रेड हर्ट्ज तक हो, दीज वेव्स आर नोन एज रेडियो वेव्स। इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स बोलते हैं। एंड दीज आर वेरी यूजफुल फॉर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। और ये वेव्स जो होती हैं बहुत यूजफुल होती हैं फॉर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें कुछ बैंड्स हैं, ये नाम आपने सुने भी होते हैं, जैसे फर्स्ट बैंड है एफएम बैंड, जिसको हम बोलते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड भी कहते हैं। एफएम बैंड, आप रेडियो एफएम रेडियो सुनते हैं, एफएम बैंड आपने सुना होगा। तो वो जो रहते हैं, इनमें जो वेव्स होती हैं, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो रहेगी कितने, 300 किलो हर्ट्ज से 3000 किलो हर्ट्ज तक। मतलब वो वेव्स मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर आएंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी, 300 किलो हर्ट्ज से 3000 किलो हर्ट्ज तक। उसके बाद है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, इसको एचएफ बैंड भी बोलते हैं, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो वेव्स होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहेगी, 3 मेगाहर्ट्ज से लेके
30 मेगाहर्ट्ज तक। 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उनको मानेंगे कि वो हाई फ्रिक्वेंसी बैंड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, इसको हम VHF बैंड क्या कहते हैं, VHF बैंड। इनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज रहेगी 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक। उसके बाद एक UHF बैंड। पुराने टीवी जो रहते थे उनमें UHF बैंड और VHF बैंड होते थे, जो पुराने टीवी होते थे, कलर टीवी। तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी बैंड, इसको हम UHF बैंड कहते हैं, और इसमें फ्रिक्वेंसी रेंज जो रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो फ्रिक्वेंसी रेंज रहेगी 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 3000 मेगाहर्ट्ज तक। तो these are different frequency bands. First is FM band, okay. Second is HF band, third is VHF band and 4 is UHF band. इनके फ्रिक्वेंसी रेंजेस आपने याद करनी है, समझना इसको, याद रखोगे आप, पूछ सकते हैं फ्रिक्वेंसी रेंजेस। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राउंड वेव एंड स्काई वेव प्रोपेगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन क्या होती है और स्काई वेव प्रोपेगेशन क्या होती है। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन और स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो जो ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन रहती है, इन दिस ट्रांसमिशन सिग्नल ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। सिग्नल जो होंगे वो अर्थ के सरफेस के अलोंग चलेंगे एंड डायरेक्टली, मतलब एक ट्रांसमीटर होगा, ये एक ट्रांसमीटर है जो सिग्नल छोड़ रहा है, ठीक है, और यहां पे रिसीवर होगा, एंटीना होगा या रिसीवर होगा जो उन सिग्नल्स को क्या करेगा, डायरेक्टली रिसीव करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो सिग्नल्स रहते हैं वो अर्थ के सरफेस के अलोंग चलते हैं, ट्रांसमीटर सिग्नल छोड़ता है, रिसीवर डायरेक्ट सिग्नल जो है उनको रिसीव करता है। तो इस तरह का जो वेव का प्रोपेगेशन होगा उसको बोलेंगे हम ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन। और ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के अंदर जो वेव्स आती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 1500 किलोहर्ट्ज तक होती है और जिनकी वेवलेंथ 200 मीटर तक रहती है, वो वेव्स जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं इन दिस प्रोपेगेशन, बाय दिस प्रोपेगेशन। तो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी 1500 किलोहर्ट्ज तक होगी और जिनकी वेवलेंथ मोर देन 200 मीटर होगी, वो वेव्स जो है वो प्रोपेगेट करती हैं बाय दिस मोड। सेकंड आता है स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो स्काई वेव प्रोपेगेशन जो होती है, इसमें सिग्नल्स जो है वो रिसीव होते हैं अर्थ के ऊपर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम, यहां से ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल सेंड करेगा, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होंगे या सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होंगे और रिसीवर इनको रिसीव करेगा। ये ट्रांसमीटर आ गया और ये आ गया मेरा रिसीवर। तो ऐसी जितनी भी वेव्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है 1500 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो और अप टू 40 मेगाहर्ट्ज तक हो, वो वेव्स जो हैं वो स्काई वेव प्रोपेगेशन के मोड से प्रोपेगेट होती हैं। नेक्स्ट, why the transmission of signal using ground wave is restricted above 1500 kilohertz। कि ग्राउंड वेव्स जो होती हैं उनसे जो ट्रांसमिशन है वो 1500 किलोहर्ट्ज उसके बाद उसको रेस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया गया है, क्योंकि आफ्टर 1500 किलोहर्ट्ज जो अर्थ है वो सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, जिससे सिग्नल्स की एनर्जी, सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, वो वीक हो जाते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की हमें आउटपुट नहीं मिलती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि गिव रीजन शो दैट माइक्रोवेव्स आर बेटर कैरियर। माइक्रोवेव्स आर बेटर कैरियर
फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन देन रेडियो वेव्स, कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करना है किन्हीं भी सिग्नल्स का, तो माइक्रोवेव्स जो है दीज आर गुड कैरियर देन रेडियो वेव्स। तो माइक्रोवेव्स जो है इनकी वेवलेंथ जो है वो रेडियो वेव से ज्यादा होती है और इनकी डिविएशन भी कम होती है, इसलिए डायरेक्टली रिसीविंग स्टेशन पे रिसीव की जा सकती है। तो इन दिस वे द माइक्रोवेव्स आर बेटर कैरियर फॉर द ट्रांसमिशन देन द रेडियो वेव्स। अगला क्वेश्चन एक और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार व्हाई। तो माइक्रोवेव्स जो है वो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और दूसरी बात कि माइक्रोवेव जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, इसलिए इन वेव्स को हम यूज करते हैं रडार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई स्काई वेव्स आर नॉट यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल्स। स्काई वेव्स जो हम इनको टीवी सिग्नल के ट्रांसमिशन में यूज नहीं करते हैं, क्यों? तो स्काई वेव्स जो है ये आइनोस्फीयर से वो नहीं होती हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, इसलिए हम टीवी ट्रांसमिशन में इनको यूज नहीं करते हैं। तो टीवी ट्रांसमिशन के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं, आपने +1 में किया भी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, या हम ये करते हैं कि जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है और रिसीविंग एंटीनास जो रहते हैं उनकी हाइट इंक्रीज की जाए। पर नॉर्मली आज की डेट में तो हम इनका यूज कर ही नहीं रहे हैं। अब तो ये है कि ट्रांसमीटर से सीधे सैटेलाइट को जाता है सिग्नल, सैटेलाइट से आपके डिश में आता है, डिश से रिसीवर में पहुंचता है, रिसीवर से आपके टीवी में पहुंच जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इफ अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, तो क्या इसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा या कम होगा? तो अर्थ के ऊपर अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो अर्थ का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट कम क्या होगा, वो होगा ही नहीं, द ग्रीन हाउस इफेक्ट विल बी एब्सेंट। तो अगर अर्थ में एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एब्सेंट हो जाएगा, जिसके कारण देयर विल बी नो द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बिकम्स लो। तो इसके साथ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके बोर्ड एग्जाम से अकॉर्डिंगली जो भी था मैंने यहाँ पे सारा करवा दिया है, ये चैप्टर कंप्लीट है। तो कल हम करेंगे रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। अब मेरे 4 यूनिट्स बचे हैं, 1 इज़ रे ऑप्टिक्स, सेकंड इज़ वेव ऑप्टिक्स, और उसके बाद वो एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई, 3 यूनिट बच रहे हैं मेरे। तो विद इन 4-5 डेज मैं इनको भी फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करिए चैप्टर को। इसमें बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। जो हमने 3 एक्सप्रेशंस किए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। दूसरा है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और तीसरा एक मेन एक्सप्रेशन है कि प्रूव दैट I + ID इज कंटिन्यूअस एंड I एंड ID आर इंडिविजुअली नॉट कंटिन्यूअस। मेन एक्सप्रेशन 3 है। उसके बाद एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है, वेव्स के बारे में थोड़ा सा है,